भी बच्चा जेई नीट जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता है और 12th क्लास में होता है, फिर ड्रॉपर होता है, तब तक उसे काफी हद तक आइडिया लग चुका होता है कि पढ़ाई कैसे करनी है, क्या डूज है क्या डोंट्स है, उसको एक बेसिक आइडिया हो जाता है। हालांकि उस आइडिया लगने में उसने हो सकता है कि खूब सारी गलतियां पहले से की हो, खूब सारे हिट एंड ट्रायल्स की हो, उसके बाद उसे आइडिया लगा हो कि यार दिस इज द राइट वे एंड दिस इज द स्वीट स्पॉट एंड मुझे एग्जैक्टली इसी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन जो बच्चा 11th क्लास में है, उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि यार ना तू सारी की सारी गलतियां कर, फिर उनसे सीख और उसके बाद तू सही रास्ते पे चलना। तो मैंने सोचा कि जो भी 11th क्लास के अंदर बच्चा है, भले ही वो कहीं से ऑफलाइन पढ़ रहा हो, कहीं से ऑनलाइन पढ़ रहा हो, हमसे पढ़ रहा हो, उसे अगले 2 साल के अंदर और मोर प्रिसाइजली अगले 22 महीने के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, कौन से उसके डूज हैं, कौन से उसके डोंट्स में उस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि आप है ना इस वीडियो को ना देखो और खुद गलतियां करने के बाद भी आप एग्जैक्टली इसी नतीजे पे पहुंचोगे जो आपको बोलने वाला हूं, या फिर इससे अच्छा है कि जो मैं बहुत बात बोल रहा हूं उसको आज आप कोशिश करो कि आप इम्प्लीमेंट अब सही करना स्टार्ट कर दो। आपका काफी सारा समय बच जाएगा, आपका काफी एनर्जी बच जाएगी और ऑब्वियस बात है कि आपकी रैंक और मार्क्स उसी हिसाब से और बेटर होते चले जाएंगे और थोड़ी चीजें स्मूथ रहेंगी, रिलैक्स रहोगे और बड़े आराम से आपकी 2 साल में पढ़ाई हो जाएगी। तो मोस्ट प्रिसाइजली बेटा जो जेई या फिर नीट 2028 वाले बच्चे उन लोगों के लिए वीडियो है। हालांकि बच्चा अगर 12th और 13th में तो उसके लिए भी ऑफ कोर्स ठीक है, ये सेम बात ही है, बट उसको बच्चे को बड़ा मोस्टली बातें पहले से आइडिया है भी। सबसे पहली बात, बी प्रैक्टिकल रेदर देन परफेक्शनिस्ट। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे कि वो ऐसे कहते हैं कि सर जब तक मैं इस चैप्टर के अंदर एकदम मैं प्रो नहीं हो जाऊंगा, गॉड नहीं हो जाऊंगा, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये सही एटीट्यूड नहीं। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिसे सीखने में समय लगता ही है। आप कितने ही मेहनती क्यों ना हो, कोई कॉन्सेप्ट्स हो गया, कैलकुलेशंस हो गई, मैनिपुलेशंस हो गई, उनको सीखने में समय लगता ही है। अगर आप सोचो कि मेरे से तो ये जब तक कंप्लीट ना होगी तब तक अगर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तो उस केस में आप कोर्स के साथ नहीं चल पाओगे और हमारी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। सो परफेक्शनिस्ट ना बने, थोड़े से प्रैक्टिकल बने, सिस्टम के साथ चलने की कोशिश करें। इसका मैं एक अच्छा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं कि फिजिक्स के अंदर ना काइनेमेटिक्स के बिल्कुल लास्ट में रिलेटिव मोशन चैप्टर आता है। तो रिलेटिव मोशन के अंदर ना अच्छे खासे मैथमेटिक्स की इन्वॉल्वमेंट है, वेक्टर्स का अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट है खास तौर से, और इमेजिनेशन भी थोड़ी सी बढ़िया चाहिए। वो इमेजिनेशन डेवलप होने में थोड़ा सा समय लगता है और यही वाली चीजें हो सकता है कि 5 महीने बाद 6 महीने बाद बेटर तरीके से क्लिक कर जाए। लेकिन ये वाला टॉपिक तो बिल्कुल शुरुआत में आ गया, तो आप में से बहुत सारे बच्चा ना वो रिलेटिव मोशन वाले चैप्टर को देखकर हताश हो जाता है। और कई के बच्चे मैंने ऐसे नोटिस किया कि उसी रिलेटिव मोशन वाले चैप्टर के अंदर बैठे रहते हैं कि सर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तो मैं तब स्टार्ट करूंगा जब रिलेटिव मोशन मेरा ढंग से हो पाएगा, एकदम बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो पाएगा। मैं जब तक गॉड ना बन जाऊं इस रिलेटिव मोशन में, तब तक मैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट नहीं करूंगा। ये तो बहुत बड़ी गलती है। रिलेटिव मोशन के सवाल अगर आप पिछले 7 साल के अंदर जेईई मेन के अंदर देखोगे तो इक्का दुक्का सवाल है, मतलब बहुत कम सवाल है। और वो सारे के सारे सवाल वो हैं जो आपको क्लास एग्जाम्पल में पहला या दूसरा सवाल होता है, वो आप बड़े आराम से सही कर सकते हो। रिवर का सिर्फ और सिर्फ ड्रिफ्ट का सवाल, सिर्फ और सिर्फ जीरो ड्रिफ्ट के लिए किस तरफ जाना है, इस तरह के सिंपल सिंपल सवाल। पहली क्लास के अंदर जो कॉन्सेप्ट आते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ दो, बिल्कुल सिंपल, एकदम बिल्कुल फ्लैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं। आप क्यों बड़ा जबरदस्ती है ना जो टफ टफ क्वेश्चंस हैं, जब तक उनके अंदर मैं एकदम एक्सपर्ट ना बचाऊं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, इस एटीट्यूड से क्यों जी रहे हो? आ जाएंगे वो सवाल भी समझ में आ जाएंगे, टेक योर टाइम, बाद में समझ में आ जाएंगे। बाद में जब रिवीजन करोगे, सवाल करोगे, तब भी आपके पास बड़े आराम समझ में आ जाएंगे। सो थोड़ा सा पेशेंस रखें, परफेक्शनिस्ट ना बने। डू नॉट फॉल बिहाइंड एंड अप टू डेट रहे अपने कोर्स के साथ। ऑफ कोर्स बड़ा ये वाला जो पॉइंट है ये इसी का एक तरीके से एक्सटेंशन है, क्योंकि आप परफेक्शनिस्ट बनोगे, एक ही टॉपिक में उलझे रहोगे, तो ऑफ कोर्स बड़ा सिस्टम के साथ नहीं चलोगे। जहां भी आप ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ रहे हो आप उनके साथ चलें, परफेक्शनिस्ट ना बने, ध्यान रखें। डू नॉट रन आफ्टर डिफरेंट बुक्स एंड मटेरियल्स। जैसे बच्चा 11वीं क्लास में आता है ना, वो सबसे पहले ना बहुत सारी किताबें लेके आता है ना, और उन किताबों के अंदर एकदम खुशबू होती है, नई नई बुक की खुशबू होती है। और मैंने ऐसा नोटिस किया है कि 2 साल बाद 3 साल बाद भी वो खुशबू वैसी की वैसी ही रहती है। बच्चा किताब खोल के देखता ही नहीं है, और मैं तो कहता हूं कि जरूरत भी नहीं है। आपके पास पूरा का पूरा कंटेंट बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, भले आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, उसके बाद आपको जो सवाल करने के लिए आपके जो भी इंस्टीट्यूट है उसमें जो मटेरियल दिया उसको फॉलो करें। हाँ, उस सारे के सारे मटेरियल के सारे क्वेश्चन अगर डन हो जाए तब आप अपने टीचर से पूछें कि सर मैं क्या पढ़ूं, मैं और कौन से सवाल करूं। तो आपको टीचर बताएगा कि आपको कौन से सवाल करने चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है और उस बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे बताना पड़ेगा कि तुझे ये वाले सवाल करने हैं। एक बच्चा मुझसे पूछेगा तो हो सकता है कि मुझसे बोलूं कि बेटा तू एचसीवी कर, दूसरा बच्चा होगा तो मैं उसे बोलूंगा कि बेटा तू इरोडो कर, तीसरा कोई बच्चा हो सकता है कि मुझसे बोलूंगा बेटा तू पाथफाइंडर कर। तो मैं हर बच्चे को हो सकता है कि अलग अलग जवाब दूं, ठीक है। तो इसलिए आप अपने टीचर से डिस्कस कीजिए। अगर आपका सारा मटेरियल डन हो जाए उसके बाद, बहुत सारे बुक्स पहले दिन से लाकर ना रखें, उनका कोई किसी प्रकार से कोई यूज है ही नहीं। और वो मेरे ख्याल से आपके जो भी सीनियर होंगे वो भी आपको एक्जैक्टली ये वाली बात बोलेंगे कि हाँ भाई हम भी खूब सारी किताबें लेके आए थे, सारी की सारी पढ़ी है, कोई यूज नहीं आ रही, ठीक है। सबकी अपनी अपनी जर्नी है, दूसरे बच्चों से कंपेयर करके बिल्कुल भी डिप्रेस ना हो। सबके, किसी बच्चे ने 6ठी क्लास से जेईई की पढ़ाई स्टार्ट कर रखी है, अब उससे मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। और इसका ये भी अर्थ नहीं कि किसी ने 6ठी क्लास अगर पढ़ाई कर रखी है तो उसकी रैंक हमसे बेटर आएगी। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं इस बात को। हम 11वीं 12वीं क्लास में पढ़कर भी उसको निपटा सकते हैं, उससे हम बेटर रैंक ला सकते हैं। हालांकि उससे बेटर रैंक लाना ये हमारा
एम होना नहीं चाहिए। हमारा एम ही होना चाहिए यार मैं अपनी बेस्ट रैंक लेके आऊंगा, मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट दूंगा और उससे मुझे जो रैंक मिलेगी मैं उससे खुश रहूंगा। मेरा किसी को कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हर इंसान की जर्नी अलग अलग है। आप हर किसी इवेंट, हर किसी मोमेंट पे दूसरे बच्चों से कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप में से कुछ बच्चे हो सकते हैं जो 11th क्लास में पहली बार मैथमेटिकल टूल पढ़ रहे हो, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, वेक्टर्स पढ़ रहे हो, काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो। आप में से कुछ बच्चे हो सकते हैं जो 9th क्लास में सारी चीजें पढ़ चुके हो। तो दोनों बच्चे आज के दिन अलग अलग जगह हैं, दूसरे बच्चों से आप प्लीज कंपैरिजन ना करें और ऐसे डिप्रेशन में ना आए। आपकी जर्नी अलग है। सिर्फ और सिर्फ ये देखो कि क्या आप टाइम के साथ ग्रो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप टाइम के साथ ग्रो कर रहे हो, मस्त रहो, रिलैक्स रहो, सब बढ़िया होगा। नेक्स्ट इज बेटा किसी एक सब्जेक्ट में एक्सेल कर जाओ और बाकी सारे सब्जेक्ट को कॉम्प्रोमाइज कर दो। ऐसा तो करना ही नहीं है। अगर आपको टॉप रैंक चाहिए, अगर आपको ऊपर के 4-5 हजार रैंक चाहिए, बट ऐसे केस में कोशिश कीजिए कि तीनों के तीनों सब्जेक्ट बिल्कुल बराबर चले। बीच रास्ते में कभी ऐसा होगा कि यार फिजिक्स में इतना भयंकर इंटरेस्ट आ रहा होगा, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि इतना भयंकर इंटरेस्ट आ रहा होगा कि यार मैं तो न्यूटन बनूंगा, मैं तो बस लट गाड़ के रहूंगा सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में। अरे फिजिक्स में लट नहीं गाड़ने हैं, बाद में गाड़ लेंगे, अभी तो मुझे आईआईटी जाना है और आईआईटी जाने के लिए फिजिक्स में लट गाड़ने नहीं है, मुझे तीनों सब्जेक्ट बराबर लेके चलने हैं। तो जिन सब्जेक्ट्स में नंबर कम आ रहे हैं, जिनमें इंटरेस्ट कम आ रहा है, उनको ज्यादा समय दीजिए, उनमें भी इंटरेस्ट आने लग जाएगा और ओवरऑल मार्क्स, और ऑब्वियस बात है कि ओवरऑल जो आपकी रैंक होगी वो ज्यादा बेटर होगी अगर तीनों सब्जेक्ट साथ लेके चलोगे। तो अगर टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो एक सब्जेक्ट को प्रो लेवल पे ले जाने से अच्छा है तीनों सब्जेक्ट को बराबर बराबर समय देके एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 और जेई मेन की बेटा जो पीवाईक्यूज है वो ये आप कम से कम बेटा कर ही लें अगर टाइम कम है तो। ये टाइम कम वाली बात बेटा खास तौर से मैंने उस बच्चे के लिए बोली है जो बच्चा स्कूल जा रहा है क्लास 11th के साथ। तो क्लास 11th के साथ अगर स्कूल जा रहे हो तो एक्सरसाइज 1 करो, जेई मेन के बेटा आपके पास बुकलेट है वो करो, मस्त रहो, कोई लोड देने की आवश्यकता ही नहीं है। बट ऑफ कोर्स पूरे साल भर डिसिप्लिन रहे, कंसिस्टेंट रहे। ऐसा नहीं कि एक दिन 12 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन औकात में आ गया 2 घंटे पढ़ लिए, फिर अगले दिन 12 घंटे पढ़ लिए, फिर अगेन वापस औकात में आ गया 2 घंटे पढ़े। कंसिस्टेंट रहे, भले ही रोज 8 घंटे पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका एक दिन फिक्स होना चाहिए कि मुझे डिसिप्लिन तरीके से इस टाइम से इस टाइम तक मेरे को पढ़ना है और आपकी बॉडी को पता होना चाहिए कि हाँ ये इस टाइम पढ़ता है, इस टाइम ये सोता है, एग्जैक्टली हर चीज फिक्स रहनी आपके पास चाहिए। बट ऑफ कोर्स जब भी आप टेस्ट दें, बट ऑफ कोर्स टेस्ट देने कंपलसरी है। आप भले 11th क्लास में हो लेकिन आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड के अंदर जितने हो सके उतने टेस्ट देने चाहिए। टेस्टों से ही एग्जैक्टली आइडिया लगता है कि मैं कहां पर खड़ा हूं, मुझे कितना आता है, कितना नहीं आता है, और जो नहीं आता है मुझे उसमें किस तरह से बेटर करना है। जब तक आप इन टेस्टों का एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आप रेमेडियल स्टेप्स नहीं ले पाओगे। लेट्स से किसी बच्चे ने जेईई एडवांस का पेपर दिया और उसे जेईई एडवांस का पेपर देने के बाद एनालिसिस करने के बाद पता लगा कि मैं लिंग्विस्टिक क्वेश्चंस के अंदर बहुत दिक्कत है, मेरे को मैं भाषा अच्छे से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता हूं, समझ नहीं पाता हूं। तो एटलीस्ट आज मैं उसे बोल तो सकता हूं कि बेटा एक काम क्या कर, तुम भाषा वाले सवालों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड क्या कर। फिर मैं उस बच्चे को बोलूंगा कि तुम एक काम करके सारे सवालों के साथ साथ एक बार एचसीबी भी साइड के अंदर जरूर लगाया कर, क्योंकि एचसीबी के सवालों के अंदर लैंग्वेज अच्छी है, भाषा अच्छी है। कोई बच्चा ऐसा है जो टेस्ट के अंदर यह एनालिसिस करता है कि जिन सवालों के अंदर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होते हैं, खासतौर से डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, इस तरह के कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज होते हैं, वो उस तरह के सवालों के अंदर बिल्कुल निपट जाता है। तो मैं उसे बोलूंगा बेटा तू रोडो कर, रोडो के लगभग हर दूसरे सवाल के अंदर कुछ ना कुछ कैलकुलस या फिर बेटा वेक्टर्स की आवश्यकता लगातार पड़ती ही रहती है। अगर उसको करोगे तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये वाली बात टीचर कब बोल पाएगा, जब टीचर को पता हो। अरे भाई टीचर को तो कब पता होगा, जब तूने कोई ना कोई टेस्ट दे रखा हो, टेस्ट के एनालिसिस की बेसिस पर आप टीचर से बात कर पाओ। इजंट इट? नेक्स्ट इज बेटा टाइम बचाकर जब जब मौका मिले बेटा तब तक रिवाइज करें। और रिवीजन के अंदर आपने जो खुद अपने हाथों से जो नोट्स बनाए बेटा वो बेस्ट है। अगर आपने खुद के नोट्स नहीं बनाए तो जो भी आपको पीडीएफ अवेलेबल होती है आपके इंस्टीट्यूट से, आप उसको यूज कीजिएगा। सबसे बड़ा बेस्ट यही है। बेटा लास्ट पॉइंट मैंने ये लिख रखा है कि ना मॉड्यूल सॉल्विंग और नोट्स की बेटा प्रॉपर कॉपी बनानी चाहिए। और मेरे ख्याल से 11वीं क्लास के बच्चे को तो नोट्स बनाने चाहिए। क्लास 13 का बच्चा नोट्स नहीं बनाता, दैट इज टोटली फाइन, लेकिन क्लास 11th के बच्चे को नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स बनाने से, लिखने से ही कई बच्चों को याद होता है। याद होता है उसको तब है जब वो उसको बार बार लिखे। ठीक है बेटा? नेक्स्ट है ना, जो भी आपने आज तक टाइम वेस्ट किया उसको सोच सोच के है ना और टाइम वेस्ट ना करें। हालांकि मैं सही कहूं, काहे का टाइम वेस्ट किया भाई तूने? जेईई एडवांस का एग्जाम 22 महीने दूर है। अगर तूने 15-20 दिन पिछले अगर वेस्ट कर भी दिए या लेट से 1 महीना भी वेस्ट कर दिया तो कोई वेस्टेज थोड़ी है, रिलैक्स है ना। 22 महीने दूर एग्जाम है, अभी तो तू और टाइम वेस्ट कर सकता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऑब्वियस बात है काफी सारा समय बचा है। अभी जो टाइम वेस्ट हुआ है वो टाइम वेस्ट नहीं है। रिलैक्स रहें, मस्त रहें, है ना। बहुत ज्यादा इस बात को ओवरथिंक ना करें। किसी दूसरे बच्चा जो बहुत टफ बुक सोल्व कर रहा है उसको ब्लाइंडली फॉलो ना करें, पीयर प्रेशर में ना रहें, अपने हिसाब से सोचें। वो बच्चा कोई बहुत टफ बुक इसलिए सोल्व कर रहा होगा क्योंकि उसने जो आसान वाले क्वेश्चंस हैं, जो प्रोसीजर क्वेश्चंस हैं, पहले से कर रखे होंगे। तो बेटा अगर हो सकता है कि सीधा टफ बुक पे जाएगा, टफ क्वेश्चंस पे जाएगा तो तेरे हाथ जल जाएंगे, हाथ जलते तुझे एक ही तैयारी छोड़ देगा। इससे अच्छा है कि तू अपने प्रोसेस पे ज्यादा भरोसा रख और उस बच्चे पे भरोसा कम रख। प्रोसेस पे भरोसा क्या, थ्योरी निपटाओ, क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस शुड बी ग्रेडेड इजी, देन मॉडरेट एंड देन इफ टाइम परमिट्स देन टफ। ठीक है? किसी बेटा एक सवाल को ऐसा नहीं कि एक बार किया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्रॉपर बच्चे को बोलता हूँ कि बेटा हाँ एक बार तूने
सवाल ट्राई कर लिया, अगर तेरे को छोड़ने का मन है छोड़ दे, सॉल्यूशन देख ले, कोई इशू नहीं है। लेकिन 11th क्लास का बच्चा जो ना, मैं उसको बोलता हूँ बेटा क्वेश्चन कम से कम 2 या 3 बार आपको ट्राई करना चाहिए। आपके पास बेटा हिट एंड ट्रायल करने का समय है, आपके पास अच्छा समय है, आप बेटा एक सवाल को 2-2 3-3 बार भी ट्राई कर सकते हो, नो इश्यूज, बल्कि करना चाहिए, ठीक है। अपनी क्लास में बेटा डाउट जरूर पूछें। आप जहां कहीं भी बेटा पढ़ते हो, अपने टीचर से लगातार बात करते हैं। आपके मन में कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट लग रहा है तो आप उसको टीचर से बेटा डिस्कस जरूर करें। रेगुलर क्लासेस जाएं, बेटा क्लासेस को कभी भी मिस ना करें, ठीक है। ये वाला पॉइंट बेटा हालांकि वैसे रिपीट ही है ना, वही वाली बात बेटा, किसी भी चैप्टर का अगर एक का दुक्का कॉन्सेप्ट ना भी है तो उस चक्कर में पूरा चैप्टर खराब नहीं करना है, आ जाएगा उसमें, आ जाएगा। अगर मान लो कि ना रोटेशनल मोशन पढ़ते वक्त अगर मान लो किसी स्पेसिफिक पॉइंट को अगर लगे कि यार ये वाले मेरे को ढंग से बात नहीं समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, रोटेशनल मोशन बड़ा चैप्टर है, लास्ट पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते प्रैक्टिस करते करते वो वाला कॉन्सेप्ट भी दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा। कई बार तो आगे वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो पीछे वाले कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है, या फिर कोई ना कोई एग्जाम्पल ऐसा आ जाता है जिससे पूरा पूरा वाला कॉन्सेप्ट भी बड़े आराम से आगे जाके मैनेज हो जाता है। सो हैव पेशेंस, चक्कर में ज्यादा ना पड़े, अच्छी बेटा नींद ले। मेरे ख्याल से हर बच्चे को बेटा कम से कम 7.5 घंटे या 7 घंटे की नींद पर डे बेटा रिक्वायर्ड है, वो काफी जरूरी है, ठीक है ना। जो भी बेटा आपके पास टास्क हैं बेटा उसको अपने टाइम के हिसाब से बेटा बड़े आराम से मैनेज करें। मुझे क्या चीजें पहले करनी है, क्या चीजें बाद में करनी है, और कोई टेस्ट मिस ना करें। जब बेटा टेस्ट दें उसको एनालाइज जरूर करें। जो बच्चे भी क्लास 11th के अंदर आए हैं और वो अगर उन्होंने जेईई की अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, मैं उनसे कहूंगा कि अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो अपने प्रथम बैच से पढ़ सकते हो। प्रथम बैच जो है ये 11th क्लास वाले बच्चों के लिए है जो जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बेटा बैच की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर लिखी हुई है। मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि ना जो ऑनलाइन से भी बड़े आराम से इत्मीनान से बच्चा पढ़ सकता है, ऑनलाइन से पढ़कर भी बच्चा रैंक ला सकता है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन से पढ़ना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू ऑफलाइन। ऑनलाइन के अंदर बड़े आराम से अपने कोर्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, आप बड़ा ज्यादा कंटेंट पढ़ सकते हो, टाइम वेस्टेज कम होता है। तो अगर मान लीजिए कि किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन अगर आपके पास ऑनलाइन में नहीं है तो ऐसे केस में बड़ा आराम से ऑनलाइन से अच्छे से पढ़ सकते हो। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं ऑफलाइन लेट से पढ़ रहे थे और उनको वहां पर नहीं जम रहा, उनको लग रहा है कि ना मतलब मजा नहीं आ रहा, मतलब मैं तो है ना या तो टीचर सेट नहीं हो पाए, या फिर बेटा वो जो वहाँ का लेट्स की पढ़ने के लिए बच्चा है ना अपने शहर से दूर कहीं पढ़ने चला गया, वहाँ उसे खाना नहीं जमा, हॉस्टल नहीं जमा, दोस्त नहीं जमे, मतलब कुछ भी हो सकता है ऐसा, रूममेट नहीं जमा और वापस घर पे आ गया। तो ऐसे केस में अगर वापस घर पे आ भी गए तो ऐसे घर पे आके बैठ गए, पढ़ाई करो, ऑनलाइन पढ़ लो। और जो कोटा के अंदर बेस्ट बैच के अंदर जो पढ़ाता होगा वो हम लोग प्रथम बैच के अंदर बड़े आराम से आपको शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ा रखा है। यू वॉन्ट मिस एनीथिंग। तो जिस कंफर्ट के आप अपने घर के कंफर्ट में रहकर बड़े आराम से बड़ा वो एजुकेशन पा सकते हो जो आपको टॉप से टॉप बैच के अंदर कोटा के अंदर मिलती है। थोड़ा ठीक है, जो क्लास 11th वाले बच्चे हैं बेटा वो प्रथम बैच जो है बेटा उसके थ्रू अगर पढ़ना चाहें तो बड़ा आराम से पढ़ सकते हैं। बेटा प्रथम बैच का जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। डाउट सपोर्ट बेटा है ना, हार्ड कॉपी जो मटेरियल की है बेटा वो आपके पास मिलना, लगातार बेटा जो मेंटरशिप के सेशंस वगैरह होना, वो सारी से बेटा सुविधाएं आपको हिसाब से मिलेंगी। बैच के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो बेटा ये आपके पास नंबर्स हैं 4x8 4x0 21 या फिर बेटा 7410900901, 1 की जगह 6 भी लगा सकते हो, 8 भी लगा सकते हो। कंपटीशन की ऐप और बेटा जो वेबसाइट है ना i.competition, वहां से भी आप चाहो तो बेटा इस बैच को बाय कर सकते हो। आपके मन में प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी बेटा मान लो कि इशू हो, कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं या मेरी टीम बेटा आपके एक एक सवाल को रिप्लाई करने की कोशिश करेगी, ठीक है। पढ़ाई करते रहेगा एंड पढ़ाई में ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट उन अप्स एंड डाउन्स को हम सब मिलकर बड़े आराम से पार पा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।